नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सहाचार्य राजकीय कला महाविद्यालय शिक्षक। आज हम हिंदी गद्य के उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिंदी भाषा का उद्भव 10वीं शताब्दी से पूर्व हो चुका था, जबकि हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास बहुत देर से हुआ। हिंदी गद्य के देर से विकसित होने को जानने के लिए हिंदी के जन्म के समय की परिस्थितियों को जानना आवश्यक होगा। हिंदी के जन्म काल के समय से ही देश को विदेशियों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। स्वाभाविक ही था कि आक्रमणकारी अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। दूसरे साहित्यकारों का काव्य प्रयोजन। साहित्यकार धन, मान, यश के लिए साहित्य साधना कर रहे थे या विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति के लिए अपने इष्ट की आराधना कर रहे थे। ऐसे में चिंतन से ज़्यादा भाव प्रधान काव्य लिखा गया, जो मूलतः पद्य में रचा गया। तीसरा बड़ा कारण भाषा के सर्वमान्य रूप का रहा। उस समय भाषा के अनेक रूप विद्यमान थे, यथा ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, बुंदेलखंडी इत्यादि। चौथा बड़ा कारण हिंदू प्रधान देश, या यूं कहें हिंदुओं की अत्यधिक धार्मिक भावना पद्य के अनुकूल होती है, जबकि गद्य जीवन के यथार्थ, गंभीर, दार्शनिक, शास्त्रीय, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के अंकन के अनुकूल रहता है। उस समय इस तरह के न तो विषय थे और न ही अनुकूल विचार, तो स्वाभाविक था गद्य का विकास नहीं होता, और गद्य का विकास हुआ भी नहीं। मध्यकालीन हिंदी गद्य। मध्यकाल में गद्य 3 रूपों में मिलता है: राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा का गद्य और खड़ी बोली का गद्य। राजस्थानी गद्य 14वीं शताब्दी से राजस्थानी गद्य परंपरा विकसित होती दिखाई देती है। उससे पहले दानपत्र गद्य की सनद आदि भी देखने को मिलती है। राजस्थानी गद्य 2 प्रकार का है: नंबर 1 ऐतिहासिक, नंबर 2 काल्पनिक। ऐतिहासिक गद्य भी 2 रूपों में मिलता है: नंबर 1 ख्यात, नंबर 2 बात। काल्पनिक गद्य जैन साधु ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विशाल कथा साहित्य रचा, जो काल्पनिक गद्य के रूप में है। ब्रजभाषा का गद्य। माना जाता है कि गोरखनाथ ने ब्रजभाषा में कुछ गद्य लिखा, मगर अभी तक उपलब्ध नहीं है। ब्रजभाषा का गद्य 16वीं शताब्दी में विकसित होने लगा। वल्लभ संप्रदाय के आचार्य विठलनाथ ने श्रृंगार रस मंडन नामक ग्रंथ गद्य में लिखा। बाद में इस संप्रदाय में 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता नामक ग्रंथ लिखे गए। इनका उद्देश्य भक्तिपरक था, न कि साहित्यिक। इसके अतिरिक्त नाबादास का अष्टयाम, श्रुति मिश्र का बैताल पच्चीसी आदि ग्रंथ भी मिलते हैं। ब्रजभाषा का गद्य साहित्य मुख्यतः 2 रूपों में मिलता है: एक अनुवाद के रूप में, दूसरा टीका के रूप में। टीकाओं में बिहारी सत्सई की टीका, कविप्रिया की टीका, रामचरितमानस की टीका, मतीराम के रसराज की टीका। ब्रजभाषा साहित्यिक भाषा के रूप में विशेषतः पद्य की भाषा रही। प्रशासनिक कार्य के लिए फारसी भाषा रही। गद्य की कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हो पाई। खड़ी बोली का गद्य साहित्य। हिंदी में खड़ी बोली गद्य का पुष्ट रूप देखने को मिलता है। अकबर के दरबारी कवि
गंग को खड़ी बोली का प्रथम गद्य लेखक स्वीकार किया जाता है। इनका ग्रंथ चंद छंद वर्णन की महिमा है। इसका रचना काल 17वीं शती स्वीकार किया गया है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना भाषा योग वशिष्ठ की भाषा भी साफ सुथरी खड़ी बोली है। इस रचना को खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी कह सकते हैं। इसका रचना काल संवत 1798 माना जाता है। खड़ी बोली के पदार्पण का कारण ब्रज भाषा को अपदस्थ कर खड़ी बोली का यकायक पदार्पण का कारण तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने बोलचाल की भाषा के रूप में दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा को भाषा या बोली को चुना। बाद में अंग्रेजों ने इसी रूप को आगे बढ़ाया। परिणामतः खड़ी बोली गद्य में निरंतर अग्रसर होती गई। खड़ी बोली गद्य का आरंभ हिंदी गद्य का वास्तविक सूत्रपात 19वीं शती में हुआ। उस समय तक अंग्रेजों का भारत में आधिपत्य हो चुका था। अंग्रेजों के शासन के असंतोष ने आत्मनिरीक्षण एवं चिंतन की चेतना को जगने में सहयोग मिला। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद आदि ने हमारी सुप्त चेतना को जगाया। ऐसे में चिंतन, मनन एवं विचार के लिए गद्य की आवश्यकता होना स्वाभाविक बात थी। आधुनिक हिंदी गद्य आधुनिक काल में भारतीय सुधार आंदोलन, जिनमें आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 19वीं शती का गद्य दो रूपों में मिलता है, पूर्व हरिश्चंद्र काल और नंबर 2 हरिश्चंद्र काल। पूर्व हरिश्चंद्र काल में दो प्रकार से है गद्य की रचना हुई। एक तो स्वतः सुखाय, जो संस्कृत व देशी भाषाओं के निकट रहा। दूसरा अधिकारियों की प्रेरणा से है गद्य लेखन हुआ, जो हिंदी गद्य, उर्दू एवं फारसी के निकट रहा। स्वतः सुखाय के गद्य को में सदा सुखलाल ने ज्ञानोपदेश एवं सुख सागर लिखा। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी, अधिकारियों की प्रेरणा से सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान एवं लल्लू लाल का प्रेम सागर उल्लेखनीय गद्य कृतियां रही। भारतेंदु युग भारतेंदु युग का समय सन 1850 से 1900 तक का माना जाता है या रहा है। इसे नवजागरण का युग भी कहा गया है। भारतेंदु की दृष्टि बड़ी ही उदार थी। वे उदारवर्ती के थे। आपने विषयानुकूल भाषा अपनाने पर बल दिया। इस समय हिंदी के सामने दो समस्याएं थी, नंबर 1 निर्माण की, नंबर 2 परिष्कार की। भारतेंदु ने गद्य को अधिक विकसित करने का कार्य किया। इन्हें हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। आपने भाषा को सरल, सुबोध एवं सौष्ठवपूर्ण बनाते हुए प्रेषणीयता पर बल दिया। आपकी कुशाग्र बुद्धि ने समय की नजाकत को समझते हुए सैनिक की बजाय सेनापति की भूमिका निभाने का निश्चय किया। एक मंडल तैयार किया गया जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है। उसमें लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमघन। भारतेंदु युग सुधार का युग रहा और सुधार के लिए इन्होंने हास्य व्यंग्य का सहारा लिया। द्विवेदी युगीन गद्य भारतेंदु युग में हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ तो द्विवेदी युग में गद्य का परिमार्जन एवं शुद्धि का कार्य हुआ।
महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा के परिष्कार के लिए भाषा के विविध रूपों की अराजकता को दूर किया तथा अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से व्याकरणिक नियमों यथा विराम चिन्हों पैराग्राफों की ओर लेखकों का ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही उन्होंने शब्द भंडार की न्यूनता को दूर करने के लिए लेखकों को अंग्रेजी, बंगला, मराठी आदि भाषाओं से सहयोग लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार भाषा को परिष्कृत करने एवं व्याकरण सम्मत बनाने में द्विवेदी जी की भूमिका अविस्मरणीय रही है। द्विवेदी युग में गद्य पर्याप्त विकसित रूप में आ चुका था, उसे और अधिक विकसित पुष्ट करने में प्रेमचंद ने अपना अमूल्य योगदान दिया। प्रेमचंद के प्रयासों से दिनों दिन वो लोकप्रिय होता चला गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध लेखन एवं समीक्षा लेखन से हिंदी गद्य को प्रौढ़ता के स्तर तक पहुंचाया। अन्य समकालीन लेखकों में श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, राम वृक्ष बेनीपुरी, राय कृष्णदास और राहुल सांकृत्यायन आदि उल्लेखनीय रहे हैं। शुक्लोत्तर हिंदी गद्य को समयानुकूल और अधिक परिष्कृत और सुरुचिपूर्ण बनाने में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का विशिष्ट योगदान रहा है। उन्होंने सरल, सरस एवं प्रवाहपूर्ण गद्य को प्रस्तुत किया। आचार्य द्विवेदी ने उपन्यास लेखन, समालोचन लेखन और निबंध लेखन को प्रौढ़ एवं परिमार्जित रूप प्रदान किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।